चलो कैसे हो आप लोग भाई। तो अब तो यार ठंड भी पड़ने लग गई है, तुम कब पढ़ोगे? बोर्ड एग्जाम तुम्हारे बहुत ज्यादा पास है और तुम्हें अब कमर कस के तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और तुम्हारी इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है बैक बेंचर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग तुम्हारी क्लास 10 से रिलेटेड हर चैप्टर को जीरो से हीरो कवर करेंगे। इस जीरो से हीरो प्रोग्राम के अंदर हम लोग हर चैप्टर को वन शॉट में कवर करेंगे। एकदम बिगिनिंग से हम टॉपिक को पिक करेंगे और एग्जाम में जिस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक के टॉपिक्स हम लोग इस टॉपिक को हम लोग उस लेवल तक जाकर कवर करेंगे। तो जिनको ये टॉपिक अगर बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनके लिए तो ये सीरीज बहुत ज्यादा बेटर है ही, और जिनको आता है और कोई रिवीजन करना चाहते हैं और उसमें भी कुछ एक एक्स्ट्रा एज लेना चाहते हैं टॉपिक के अंदर, आप भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत हाई वेटेज का टॉपिक होता है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं। खास तौर पे जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे बनकर निकल के आते हैं। तो मेरा नाम है प्रभात और हम लोग आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपने मेरे को लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा दे दिया, ये चैप्टर आपका जीरो से हीरो पूरा कवर हो जाएगा। तो फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। हम किसी भी प्रोसेस को देख के कैसे पता करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसिडर होगा या फिर नहीं। अब इसे पता करने के एनसीईआरटी में कुछ बेसिक से मेथड बताए गए कि अगर कोई भी प्रोसेस आपके आसपास हो रहा है, जैसे आप कागज को जला रहे हो, ठीक है, अभी अगर सर्दियों का मौसम है, आप खूब बारबेक्यू कर रहे होगे, तो अगर आप कोल बर्न कर रहे हो तो ये जो एक प्रोसेस है क्या ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है या बस एक ये फिजिकल प्रोसेस है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एनसीईआरटी में हमें कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि अक्सर हमें उस जगह पर केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है जब इनमें से कुछ चीजें वहां पर हो रही हूं। जैसे किसी प्रोसेस में अगर जो प्रोसेस करने वाली चीज है उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो हो सकता है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो। अगर कलर में चेंज आ रहा है तो हो सकता है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो। अगर किसी तरह की गैस इवॉल्व हो रही है तो हो सकता है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो। और अगर टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है तो हो सकता है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो। और इसमें से जितनी ज्यादा चीजें होंगी किसी प्रोसेस के होने में, वहां पर बहुत ज्यादा चांस है कि वो प्रोसेस दरअसल में केमिकल रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बारबेक्यू करने के लिए आप कोल बर्न करते हो तो कोल बर्न करते हो, टेम्परेचर में चेंज होता है, गैस इवॉल्व होती है, कलर भी चेंज होता है। कोल ब्लैक कलर का होता है, जो उसकी ऐश बनती है वो ग्रे कलर की बनती है। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे चेक पॉइंट कवर हो जा रहे हैं, और जितने ज्यादा इसमें से चेक पॉइंट कवर होंगे इसका मतलब है वो प्रोसेस दरअसल में केमिकल रिएक्शन है। हालांकि ये जो चीजें बताई गई हैं एनसीईआरटी में ये मेयरली बस फिजिकल इंडिकेशंस हैं केमिकल रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने की। ऐसा नहीं है कि हर जगह जहां कलर चेंज हो रहा है वहां केमिकल रिएक्शन ही होगी। भाई यार तुम ब्लू कलर और ग्रीन कलर को मिलाकर अगर नया कलर बना दोगे तो वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वहां तो बस तुमने दो कलर को मिक्स कर दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनका होना इस बात का इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो ही रही है, लेकिन ये हिंट करते हैं कि हो सकता है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, क्योंकि शायद आपको भी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे एनसीईआरटी या ऐसे सीबीएसई मानता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है। देखो हर चीज एटम्स की बनी है, एटम अलग अलग तरीकों से जुड़ के अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, सिमिलरली ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हर अलग तरह का केमिकल सब्सटेंस अलग तरह के एटम्स के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली उस सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में जरूर चेंज आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कोल को बर्न करते हो बारबेक्यू करते टाइम, तो जो कार्बन है कोल के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना लेता है। तो कार्बन उस प्रोसेस में अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उसने अपने सब्सटेंस के नेचर को ही चेंज कर लिया है, उसमें जो प्रेजेंट एटम्स हैं उनको किसी और चीज के साथ जोड़ लिया है। तो जब कभी भी किसी सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आता है किसी भी प्रोसेस के दौरान, तो हम बोलते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो याद रखना ये मेयर इंडिकेशंस हैं, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं ये आप प्रिडिक्ट करोगे किस हेल्प से। अगर आपको प्रोसेस के दौरान ऐसा लग रहा है कि उस प्रोसेस को करने में उस चीज का केमिकल कॉम्पोजिशन बदला होगा तो वो केमिकल रिएक्शन है। अगर आपको लग रहा है वो केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदला है तो वो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आई होप मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर। अब इसके कुछ एग्जांपल बता लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल मेंशन है कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को, जो कि इस तरह के दिखते हैं,
उसे फ्लेम में बर्न करते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, सब्सटेंस बदलता है, स्टेट बदलती है, तो डेफिनेटली ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो तुम मैग्नीशियम इस्तेमाल कर रहे हो वो अपना केमिकल कॉम्पोजिशन बदल लेता है। बाकी ये वो इंडिकेशन तो दे ही रहा है जो यहां पर मेंशन है। इसी तरह से हम लोग लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में मिक्स कर रहे हैं। ये जो दो सोल्यूशन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरह के, जो पानी जैसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पानी है। इनमें से एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है, यानी लेड नाइट्रेट को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया है, दूसरा पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है। जैसे हम इन दोनों को मिक्स करते हैं एक कंपाउंड बनता है लेड आयोडाइड, जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में। लेकिन इस कंपाउंड के बनने के दौरान देखो कलर चेंज हो गया है, तो कलर का चेंज होना इस बात का इंडिकेशन है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी, और एक्चुअल में यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि हमारे पास लेड नाइट्रेट हमें एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट होते हुए मिलता है जो कि है लेड आयोडाइड। तो याद रखना, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं ये कैसे पता चलता है, अगर किसी सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाए। हाँ, लेकिन फिजिकली अगर आप उसे तुरंत आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहते हो तो इंडिकेशंस इनमें से कोई आपको एक मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं यार कि दरअसल में जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, हमारे स्टमक में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो भी दरअसल में एक तरह का केमिकल चेंज होता है। क्योंकि आप नोटिस करो, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, उसे ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करती है जो हमारी बॉडी हमारे डेली यूज के लिए यूटिलाइज करती है। तो वहां पर जो आपने बहुत सारे कंपाउंड्स खाए हैं वो अपना फॉर्म बदलते हैं। तो हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर जो भी फूड का डाइजेशन हो रहा है वो दरअसल में एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। और ऐसा नहीं है कि अरे आप बोल रहे हो अरे सर स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो दरअसल में क्या नाम है केमिकल रिएक्शन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कुछ प्रोसेस हो रहा है तो क्या वो नहीं है केमिकल रिएक्शन? नहीं मेरे भाई, वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। कई बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं कि ठीक है, अरे वो मतलब जो क्रैक करने के लिए बोल देते हैं, अरे सर अच्छा स्टमक में जो हो रहा है वही है क्या, बाकी कहीं पर अगर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो नहीं है क्या केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन? वो भी है डेफिनेटली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये एग्जांपल आपको याद रहेगा, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। अब ऐसे ही बात करी जाए, हम लोगों को ये तो पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है। केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल सब्सटेंस अपना केमिकल कॉम्पोजिशन बदल देता है, मतलब वो रिएक्शन करने से पहले जो उसका फॉर्मूला था और रिएक्शन करने के बाद जो उसका फॉर्मूला होगा डेफिनेटली बदल जाएगा। ऐसे ही हम इन फॉर्मूला में होने वाले चेंजेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप किसी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है ये सामने वाले को समझा पाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रोसेस को आप वर्ड्स में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ये बताने के लिए आप उसके बीच में प्लस लगा दोगे। इस प्लस का मतलब है, अब आप ऐसा पढ़ोगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और एरो के आगे जो नाम लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब यह है एरो के आगे जो भी चीज लिखी होती है इस रिएक्शन के थ्रू वो चीज बन रही है। तो एरो के राइट में जो चीज लिखी होती है उसे हम प्रोडक्ट मानते हैं, यानी वो केमिकल रिएक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट है, और जो एरो के लेफ्ट में लिखा होता है वो दरअसल में रिएक्टेंट होते हैं जो आपस में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर जब हम रिएक्शन को या रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को नाम के थ्रू लिखते हैं तो आप इसे बोलते हो कि आपने ये केमिकल रिएक्शन वर्ड्स के फॉर्म में लिखी है, तो आप इसे वर्ड इक्वेशन भी बोलते हो। वर्ड इक्वेशन बस हमें यह बताती है कि रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टेंट क्या है और रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट हमेशा एरो के राइट साइड पे रहेगा और रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट साइड पे रहेंगे। प्लस का मतलब होता है कि वो चीजें आपस, अगर प्लस रिएक्टेंट के साइड पे लिखा है इसका मतलब ये दोनों चीजें रिएक्ट कर रही हैं, अगर प्लस प्रोडक्ट के साइड पे लिखा होता तो मतलब इस प्रोडक्ट के साथ साथ कोई और प्रोडक्ट भी बन रहा होता। अगर यहां पे प्लस नहीं लिखा है इसका मतलब है कि इसके अलावा इस रिएक्शन में और कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इस रिएक्शन का बस मैग्नीशियम ऑक्साइड ही एक प्रोडक्ट है। लेकिन इस रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखने की बजाय अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखें तो एक तो इसको लिखना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, स्मॉल हो जाता है और ज्यादा मीनिंगफुल भी हो जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल या केमिकल फॉर्मूला MgO है। तो अगर आप इस तरह से सिंबल्स के फॉर्म में लिखोगे तो भी ये सिंबल्स इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां पर जो मैग्नीशियम रिबन हमने बर्न करा है उसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बस बेसिकली में ये बर्न होकर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होती है वर्ड इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बस नाम लिखे जाते हैं, और एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम रिएक्शन में इस्तेमाल होने जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है केमिकल रिएक्शन अब आप बड़े आराम से लिख लोगे। इसकी हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक ये बात समझी है कि यार रिएक्टेंट क्या होते हैं, उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है एरो के, और अलग अलग रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगाया जाता है। ये वाली बात याद रखना, प्लस साइन का मतलब होता है कि वो अलग अलग रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें एरो के राइट साइड पे लिखा जाता है, और अगर वहां पर प्लस साइन लगा हो इसका मतलब है रिएक्शन के होने के बाद वो अलग अलग प्रोडक्ट जिनके बीच में प्लस साइन है वो सब प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिमिलरली एरो हेड हमेशा पॉइंट करेगा प्रोडक्ट की तरफ और वो रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कौन सी चीजें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हैं। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स को भी और प्रोडक्ट्स को भी आप मेंशन कर सकते हो, इससे हमारी रिएक्शन और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली जो रिएक्शन है उसे ऐसे लिखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। आप इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो कि मैग्नीशियम हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम गैस फॉर्म में ले रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बनता है। तो रिएक्शन में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स को जब आप मेंशन कर देते हो तो इससे रिएक्शन का और ज्यादा मीनिंग क्लियर हो जाता है कि उसमें कौन सी चीजें किस स्टेट में है। और सॉलिड को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड को एल से, गैसेस को जी से। अगर कोई चीज वाटर में डिसॉल्व है, जैसे लेड नाइट्रेट वाले एग्जांपल में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों वाटर में डिसॉल्व थे, तो इनका फिजिकल स्टेट हम एक्वस फॉर्म में मानेंगे क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व है। सिमिलरली अगर कोई गैस प्रोडक्ट बना है तो आप गैस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपसाइड एरो बना सकते हो। आप जी भी लिख सकते हो या अपसाइड एरो भी बना सकते हो, दोनों में से काम कर सकते हो। ऐसे ही अगर कभी किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बन जाए तो हम डाउन साइड का एरो बना सकते हैं। आप चाहो तो प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है, दरअसल में ये जो रिएक्शन हो रही थी ना लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये जो येलो कलर का सब्सटेंस बनते हुए आपको दिख रहा है, अगर आप इस सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद ये येलो कलर का सब्सटेंस नीचे इकट्ठा हो जाएगा सोल्यूशन में। तो रिएक्शन होने के बाद अगर कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस बने जो पानी में डिसॉल्व होने की बजाय नीचे जाकर बैठ जाए तो हम बोलते हैं कि उसका प्रेसिपिटेट बन गया है। तो यहां पर लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो थोड़ी देर बाद नीचे जाके बैठ जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट दरअसल में वाटर में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और अगर आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो ये जाकर नीचे लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर बैठ जाते हैं। तो किसी भी तरह का अगर प्रेसिपिटेट रिएक्शन में बना है तो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते टाइम आप उसे डाउन साइड के एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनको और ज्यादा हम लोग एग्जांपल में धीरे धीरे वन बाय वन पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे, अगर आप आगे फर्दर क्लास 11th में साइंस लेते हो तो आपके लिए चीजों को या क्लास 11th की केमिस्ट्री को पढ़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और टेंशन मत लेना, वहां पर भी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए पूरा तैयार होकर बैठा रहूंगा। क्लास 11 में बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब बहुत सारे बच्चे जो साइंस में वाकई में इंटरेस्ट लेते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, और उनके दिमाग में भी क्लास 10 में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे जब अच्छे बच्चों को पढ़ाता हूं उनमें गजब गजब के डाउट्स आते हैं उनके दिमाग में। बट क्योंकि क्लास 10th का सीबीएसई का सिलेबस इतना छोटा है, इतना कम है, आपको शायद बहुत बड़ा लग रहा होगा अभी, लेकिन जैसे आप क्लास 11 में जाओगे आपको लगेगा कि क्लास 11 का एक एक चैप्टर दरअसल में केमिस्ट्री का क्लास 10th के 2-2, 3-3 चैप्टर के बराबर है। मतलब आप क्लास 10 में 4 चैप्टर पढ़ते हो टोटल केमिस्ट्री के अंदर। कई चैप्टर क्लास 11 में केमिस्ट्री के ऐसे हैं जिनका एक चैप्टर क्लास 10 के 2-2 चैप्टर के 3-3 चैप्टर के बराबर है। तो वहां पर बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होते हैं जो आपको अभी आते हैं। बड़ा मजा आता है क्लास 11 में केमिस्ट्री पढ़ने का, और फिजिक्स भी और बायो भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके आसपास जो हो रही है जिनको लेकर आपके दिमाग में डाउट रहते हैं वो सब वहां पर क्लियर होते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो इन्हीं को लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे कि डाउन साइड एरो, अपसाइड एरो कैसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक टर्म आपको जरूर पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ, उस टर्म का नाम है स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है,
स्केलेटल इक्वेशन जब भी कभी लिखने को आए तो इसका मतलब होता है आपको रिएक्शन को अनबैलेंस लिखना है, आपको उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैं जितनी भी रिएक्शन लिख रहा था वो सब स्केलेटल रिएक्शंस थी, इनको हमने भी बैलेंस नहीं करा है, अभी इन्हें बैलेंस करना सीखेंगे। और हो सकता है कोई बहुत समझदार बच्चा इस एग्जांपल को देख के कमेंट सेक्शन में जाके टाइप करने लगा हो, अरे सर आपने बैलेंस नहीं करा है, बैलेंस रिएक्शन ये होगी, कल तो गलत पढ़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई अभी हम स्केलेटल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा लिखना अलाउड है, बशर्ते आप मेंशन कर दो ये स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब बस ये होता है कि आप दुनिया को ये बता पाओ कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन है, कौन कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आप उसकी केमिकल कैलकुलेशन करने जाओगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दुनिया को यह बताना कि रिएक्शन बैलेंस हमने कैसे करी है। तो चलें आगे बात करते हैं। तो ऐसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमें इस रिएक्शन की लिखनी है जहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनके फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। अब ये एक वर्ड रिएक्शन दे रखी है क्योंकि हर चीज वर्ड के फॉर्म में दे रखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिखा हुआ है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लगा है, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है जो कि एरो के लेफ्ट साइड पर है। प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, बीच में प्लस लगा है, मतलब ये दोनों चीजें हमारे प्रोडक्ट है। अब स्केलेटल इक्वेशन हमें इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है। तो सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे ये फॉर्मूला, तो ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि यार कैल्शियम का चार्ज होता है 2+ और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH और चार्ज होता है 1-। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का उसके आयन से फॉर्मूला अगर लिखना है तो इन चार्ज को आप इंटरचेंज कर देते हो। कैटायन का चार्ज एनायन को देते हो और एनायन का चार्ज कैटायन के नीचे लिख देते हो। तो इससे हमारे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आएगा CaOH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया CaOH होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से ही पता चल रहा है एक कार्बन लेना है, डाइऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन लेने हैं। तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट में बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों आयन्स हैं, तो ये आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम आयन का फॉर्मूला Ca2+, कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला CO3 2-। अब यहां पर 2 इधर आ जाएगा कैटायन का और 2 एनायन का इधर आएगा, तो कैल्शियम के नीचे भी 2 आएगा और कार्बोनेट के नीचे भी 2 आएगा। अब कैटायन और एनायन के नीचे अगर सेम नंबर आ जाते हैं या एक दूसरे के मल्टीपल आ जाते हैं तो उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, एक्चुअल में ये कैंसल आउट नहीं होता। एक्चुअल में तो आप ये बोलते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि कितने कैल्शियम आयन के चार्ज को कितने कार्बोनेट के आयन के चार्ज खत्म कर देंगे। जितने चार्जेस खत्म करेंगे उस फॉर्मूले में वो चीज उतनी ही इस्तेमाल होंगी। तो कैल्शियम आयन पे 2+ चार्ज है, कार्बोनेट पे 2- चार्ज है, तो एक कैल्शियम आयन के चार्ज को एक कार्बोनेट आयन का चार्ज खत्म कर देगा। तो फॉर्मूले में दोनों एक एक बार इस्तेमाल होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज था, हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1- चार्ज था। तो एक कैल्शियम का 2 चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोक्साइड के 2 यूनिट्स लगेंगे, इसलिए हमने हाइड्रोक्साइड को 2 बार लिया और कैल्शियम को 1 बार लिया। ये बस बताने का एक तरीका होता है आसान सी भाषा में कि बच्चों को पकड़ में आ जाए कि 2 इधर भेज दो 1 इधर भेज दो, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। क्योंकि कई बार बच्चों को एक कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आता कि यार एक आयनिक कंपाउंड में ना चार्जेस न्यूट्रल हो जाने चाहिए, एक दूसरे को चार्जेस कैटायन और एनायन के खत्म कर देने चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसा सोचना पड़ता है, यार कैल्शियम में 2+ चार्ज है, OH में 1- चार्ज है, तो कैल्शियम के 2 चार्ज को खत्म करने के लिए OH के कितनी यूनिट्स लगेंगी, वही चीज इसके फॉर्मूले में आ जाएगा। तो 2 यूनिट्स लगेंगी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH की 2 यूनिट्स कैल्शियम के 1 यूनिट का चार्ज खत्म कर देंगे। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में हमने दोनों को 1-1 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि एक कैल्शियम का 2+ आयन का चार्ज कार्बोनेट का एक 2- का चार्ज खत्म कर देगा। तो इन दोनों के 2+ और 2- चार्ज एक दूसरे की एक यूनिट से खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए केमिकल फॉर्मूले में CaCO3 हमने इस्तेमाल करा है। बाकी वाटर यार उसका फॉर्मूला मुझे उम्मीद है याद ही हो गया होगा आप लोगों को अभी तक, H2O। तो ये हो जाएगा हमारा इस रिएक्शन का जो कि वर्ड फॉर्म में दे रखी थी उसका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और अभी ये अनबैलेंस है। इनमें ये दोनों चीजें जो हो जाएंगी ये रिएक्टेंट हो जाएंगी, यानी ये आपस में रिएक्शन करेंगी, और ये दोनों चीजें प्रोडक्ट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वाली चीज आप लोगों को पकड़ में आई है कि किसी भी रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है वर्ड फॉर्म में और सिंबल फॉर्म में, और स्केलेटल इक्वेशन का मतलब होता है रिएक्शन आप अनबैलेंस छोड़ सकते हो। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना ही धीरे धीरे सीखना है, पर उससे पहले एक बार फटाफट ये भी चीज कर लेते हैं। तो यहां पर हमें स्केलेटल केमिकल रिएक्शन लिखनी है इस वर्ड फॉर्म की, इस वर्ड इक्वेशन की स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हमें एल्युमिनियम लेना है और कॉपर क्लोराइड लेना है।
तो एल्युमिनियम का फॉर्मूला हो गया Al, उसका सिंबल हो गया Al। कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता है, कैसे निकाला, कॉपर पे चार्ज है Cu2+, क्लोराइड पे होता है 1-, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो 1 को लिखते रहिए और क्लोरीन के नीचे 2 आ जाएगा। या फिर ऐसे ही सोच सकते हो कि कॉपर के एक आयन पे 2+ चार्ज है, तो कॉपर के एक आयन का चार्ज खत्म करने के लिए क्लोराइड के कितने आयन लगेंगे, तो 2 आयन लगेंगे, इसलिए आप फॉर्मूले में 2 क्लोराइड लोगे और 1 कॉपर लोगे, तभी ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और आयनिक कंपाउंड बन जाएगा प्रॉपर्ली कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से। अब प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, अब ये आयनिक कंपाउंड है तो एल्युमिनियम का चार्ज होता है 3+, उसका कैटायन हमने लिख लिया, क्लोराइड का चार्ज है 1-, एनायन का चार्ज आपने एल्युमिनियम को दे दिया और एल्युमिनियम का चार्ज क्लोराइड को दे दिया। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, Cl के नीचे आ जाएगा नंबर 3, और याद रखना बस नंबर भेजते हो, प्लस या माइनस नहीं भेजोगे आप, और फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखा नहीं जाता है। कई बच्चे एक डाउट कहते हैं, सर ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया। एक्चुअल में ये बस लिखने का तरीका आपको बताया जा रहा है, तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, तो आपको ना बस नंबर इंटरचेंज करने होते हैं, प्लस माइनस तो एक्चुअल में इनके कैटायन और एनायन के चार्ज है, ये बताने के लिए होता है कि ये कैटायन है और ये एनायन है। तो बस इससे पता चल जाता है कि ये कैटायन है एल्युमिनियम और एनायन है क्लोराइड। फॉर्मूला आएगा AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम के 3+ चार्ज को खत्म करने के लिए क्लोराइड की 3 यूनिट लगेंगी, क्योंकि एक क्लोराइड पे बस 1- का चार्ज है, तो 3+ चार्ज खत्म करने के लिए 3 आपको क्लोराइड लगेंगे। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ जाएगा AlCl3, साथ में कॉपर हमारा अलग हो जाएगा, कॉपर के साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये एलिमेंटल कॉपर है और एलिमेंटल कॉपर का सिंबल होता है Cu। तो इस तरह से आप स्केलेटल रिएक्शन किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से लिख पाओगे। ये दरअसल में बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपको अच्छे से करना आना चाहिए। अब बात आ जाता है यार केमिकल इक्वेशंस जो हम लिखते हैं या केमिकल रिएक्शंस हमने जो लिखी हैं, अब ये केमिकल रिएक्शन का हमने इक्वेशन वाला फॉर्म दे दिया है, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहां आप इक्वेशन के फॉर्म में एक केमिकल चेंज या एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एक बात समझते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस जो हमने स्केलेटल फॉर्म में लिखी होती हैं, इन्हें बैलेंस करने की जरूरत क्या है। तो उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी में बड़ा ही खूबसूरत सा एग्जांपल दिया है, हम लोगों ने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का एग्जांपल पकड़ा था। अच्छा, एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात है वो एक चीज का एग्जांपल लेकर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, तो हम आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। देखो यहां पर हमने पढ़ा था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे काउंट करूं तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिएक्शन में 1 ऑक्सीजन अपने आप गायब हो गया, जादू नहीं है कोई केमिकल रिएक्शन। भाई 1 ऑक्सीजन का एटम अपने आप डिसअपीयर तो नहीं हो सकता, अपने आप गायब तो नहीं हो सकता, और अगर 1 ऑक्सीजन का एटम अपने आप गायब हो गया तो अचानक से इस पूरी रिएक्शन में जो मास है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि आपने रिएक्टेंट में तो 2 ऑक्सीजन लिए थे, बट प्रोडक्ट में अगर 1 ऑक्सीजन है तो मास में क्या आ जाएगी, कमी, क्योंकि 1 ऑक्सीजन गायब हो गया अचानक से। और अगर मास में कमी आ गई तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन का एक लॉ पढ़ा था क्लास 9th में, जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास हम क्रिएट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर यहां से ऑक्सीजन अपने आप गायब हो गया तो मास तो डिस्ट्रॉय हो गया, और मास अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा हमें रिएक्शन में दिख क्यों रहा है, क्योंकि हमने अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा है। जैसे आप इसे बैलेंस करोगे वैसे ही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होते हुए मिल जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीजन है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा ट्रू रहे, हमेशा होल्ड करे। तो ये वाली इंफॉर्मेशन याद रखना, अपने नोट्स में जरूर डाल लेना। अच्छा, वैसे तो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लेकिन यार मैं एडवाइस करूंगा कि आप नोट्स खुद बनाते हुए चलिए, बहुत काम के होते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इसे आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो यार, क्योंकि आपको रिकॉल करने के लिए जरूरत है इस इंफॉर्मेशन की, कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस हम लोग क्यों करते हैं। तो इसीलिए याद रखना, स्केलेटल जो फॉर्म होता है वो दरअसल में अनबैलेंस है, इस स्केलेटल फॉर्म को हमें बैलेंस करने की जरूरत है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा होल्ड करता रहे। अब सवाल आता है बैलेंस हम करेंगे कैसे। तो एक जेनेरिक प्रोसीजर है जो एनसीईआरटी में मेंशन है,
हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब इस प्रोसेस में उन्होंने सबसे कई स्टेप बताए। सबसे पहले स्टेप में अगर आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, यानी रिएक्टेंट साइड पे जो एटम जितनी बार आया है, प्रोडक्ट साइड पे वो एटम उतनी ही बार आए। अगर रिएक्टेंट साइड पे एक बार मैग्नीशियम आया है तो प्रोडक्ट साइड पे एक ही बार मैग्नीशियम आए। अगर रिएक्टेंट साइड पे 2 बार ऑक्सीजन आया है तो प्रोडक्ट साइड पे 2 बार ऑक्सीजन आए। उसे बोलते हैं रिएक्शन का बैलेंस होना, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे जो एटम जितनी बार आया है उनके नंबर बराबर रहेंगे। तो इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप हर केमिकल फॉर्मूले के अराउंड स्केलेटल फॉर्म में डब्बा बना लो, बॉक्स बना लो। ऐसा एनसीईआरटी में इसलिए बोला गया है बॉक्स बनाने के लिए कि भैया अगर ऐसे दिया है तो आप इन सब पे ना ऐसे ऐसे बॉक्स बना लो जिन्हें आपको बैलेंस करना है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आप रिएक्शन बैलेंस करने बैठोगे तो इन डब्बे के अंदर जो भी फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते आप। क्योंकि जब बच्चों को कई बार ना मौका दिया जाता है इस रिएक्शन को बैलेंस करने का, तो वैसे कहते हैं अच्छा यहां 2 ऑक्सीजन है पर यहां पर एक ही है, तो एक काम करते हैं यहां पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपको तो लगेगा रिएक्शन बैलेंस हो गई कि भाई एक मैग्नीशियम इधर, एक मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। बट आपने लॉजिक बिना लगाए बस बैलेंस कर दिया है। एक्चुअल में जब हम MgO लिखते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अगर आपने इस फॉर्मूले में कोई चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा कंपाउंड बदल जाएगा। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है, अब ये मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, ठीक है, ये शायद ये पर, हाँ ये मैग्नीशियम पर ऑक्साइड आ जाएगा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है जो इस रिएक्शन में बन भी नहीं रहा है। तो बच्चे कभी ऐसी गलती ना कर दे कि वो फॉर्मूले में चेंज कर दे। इसलिए एनसीईआरटी में ये बात मेंशन है कि आप ये बॉक्स बना दो हर सब्सटेंस के फॉर्मूले के बगल में, उसके अराउंड। और इस फॉर्मूले के अंदर जो भी चीज लिखी है उसे आपको चेंज नहीं करना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। जो भी नंबर आपको लिखना है वो बॉक्स के बाहर लिखो, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आप लिस्ट करो सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो कि अनबैलेंस रिएक्शन में है, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, और वन बाय वन उन्हें बैलेंस करना स्टार्ट करो। स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो उससे आप चीजों को बैलेंस करना स्टार्ट करो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप सबसे लास्ट में बैलेंस कर सकते हो। ये जेनरिक मेथड है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो यही अनबैलेंस रिएक्शन है, हमें इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले एक बात याद रखना, आप ये बॉक्स इस पूरी स्केलेटल इक्वेशन में हर सब्सटेंस के अगल बगल लगा लो। नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके मार्क्स नहीं कटते हैं। ये बस आप गलती ना करो, आपको गलती से रोकने के लिए है। भाई जब आप थोड़ा इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आप अगर बॉक्स नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बॉक्सेस लगा लिए। फिर हमने क्या करा, हमने एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। अब हमारी किस्मत अच्छी है कि 2 ही रिएक्टेंट एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब एलिमेंट के सिंबल लिखे जाते हैं, उसके कंपाउंड के सिंबल नहीं। O2 ऑक्सीजन का एक तरह का कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड पे एक बार आया है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक बार आया है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे इसको 2 बार काउंट करेंगे। यहां पर फॉर्मूले के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसे एक बार काउंट करेंगे। तो आप देखो ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो हमें ऑक्सीजन को प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करना है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे वो कम है और रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है। तो जहां पर कम है आप उसे कम कर सकते हो, एक नंबर, एक सुटेबल नंबर को यहां पर बाहर मल्टीप्लाई करके, यानी बाहर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो ताकि यहां पर ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो अगर मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं इस रिएक्शन को दोबारा कॉपी कर देता हूं, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं प्रोडक्ट साइड में। जैसे ही मैं प्रोडक्ट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे लिखूं तो मैग्नीशियम एक बार है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट पे अब 2 बार हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 बार है, प्रोडक्ट साइड पे 2, और यहां जो नंबर लिखा है अगर कुछ नहीं तो 1 मानोगे, इन दोनों के प्रोडक्ट का नंबर ऑक्सीजन का टोटल नंबर होगा। तो 2 × 1 2 आ जाएगा। तो यहां पे प्रोडक्ट कितनी बार आ गया, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितनी बार आ गया, 2 बार। तो यहां पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ। तो मैग्नीशियम बैलेंस करें तो समझदार बच्चे देख रहे हैं रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कम है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ज्यादा है। तो फिर आप क्या करो, रिएक्टेंट में जहां मैग्नीशियम लिखा है उसके बाहर एक ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैग्नीशियम बैलेंस हो जाए। अब प्रोडक्ट में 2 मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट में 1 है, तो यहां पर एक सूटेबल नंबर 2 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों तरफ मैग्नीशियम 2 2 हो जाए। तो बाहर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन फाइनली ऐसे लिखी जाएगी,
2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। अब चाहो तो आप चेक कर लो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो चुके होंगे। रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम के बाहर 2 मल्टीप्लाई है तो आप इसको 2 बार काउंट करोगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाहर 2 मल्टीप्लाई है तो मैग्नीशियम 2 बार काउंट होगा। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के नीचे 2 नंबर लिखा है तो इसे 2 बार काउंट करोगे। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन में 1 नंबर लिखा है बट यहाँ पे 2 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसके बाहर नंबर 2 लिखा है तो काउंट करोगे। तो अब नोटिस करो, मैग्नीशियम भी 2 बार हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और ऑक्सीजन भी 2 बार हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो ये मेरे बच्चे हमारी बैलेंस रिएक्शन बन गई है। तो इस तरह से आपको रिएक्शन बैलेंस करने और नोटिस करना, इस स्टेप के बाद मैंने बॉक्स लगाना बंद कर दिया, क्योंकि देखो बॉक्स अब मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकता। इन फॉर्मूलों में अगर मैंने चेंज करा तो मेरा जो सब्सटेंस है वही बदल जाएगा। ये कंपाउंड वाटर है, तुम गटागट इसे दिन का 3 लीटर पी सकते हो, डॉक्टर ये सलाह देते हैं। और इसी में बस मैं एक ऑक्सीजन और लगा दूं, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अगर आपने इसे पीना शुरू कर दिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। जरा सोचना, सिर्फ एक ऑक्सीजन चेंज हो जाने से ये कम मतलब वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। वाटर एज ह्यूमन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड है। हमारी पूरी बॉडी 70% वाटर की बनी है। ब्लड का बहुत सारा कंपोनेंट वाटर ही होता है। बिना वाटर के हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। इसी तरह से उसमें बस एक ऑक्सीजन जोड़ देने से सोचो कितनी त्राही मच जाएगी। एक ऑक्सीजन जोड़ देने से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा ये आप पी भी नहीं सकते हो। ये आपके लिए लाइफ सेविंग नहीं है बल्कि लाइफ डिस्ट्रॉइंग है। इसको पीने से डेथ हो सकती है। इसीलिए ये आपको अवॉइड करने को बोला जाता है कि भैया, तो मतलब अवॉइड करना तो छोड़ो, एक बात समझो कि भैया सिर्फ एक ऑक्सीजन का फॉर्मूला चेंज कर देने भर से या एक ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा देने भर से पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया कंपाउंड का। और प्रॉपर्टी चेंज हो गया इसका मतलब ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। तो इसीलिए फॉर्मूले में आप कभी भी यहां पर फॉर्मूले में नंबर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पूरा कंपाउंड बदल सकता है। इसीलिए बैलेंस करते टाइम हमेशा नंबर बाहर की तरफ लगाना होता है, क्योंकि जब बाहर की तरफ लगाते हो इसका मतलब होता है ये नंबर जिस भी सब्सटेंस के बाहर लिखा हुआ है वो सब्सटेंस उतनी बार इस्तेमाल करना है। अगर आपने यहां पर मैग्नीशियम के बाहर 2 लगाया है, इसका मतलब है आपको 2 अलग अलग मैग्नीशियम इस्तेमाल करने हैं। अगर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाहर 2 लगाया है, इसका मतलब है आपके पास 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बट अगर आप ऐसे लिख देते MgO2, इसका मतलब होता है आपके पास 1 mg में 2 ऑक्सीजन है। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बिल्कुल अलग है। इसीलिए जब भी बैलेंस करोगे हमेशा सब्सटेंस के बाहर कोई नंबर लिखाकर आप इसे बैलेंस करोगे, कभी भी आप सब्सटेंस का फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी में बात मेंशन है कि बॉक्स लगा लो और बॉक्स के अंदर कभी भी कोई नंबर बैलेंस करते टाइम चेंज मत करो, इन्वॉल्व मत करो। अगर आपको ये हैबिट पड़ गई है तो आपको बॉक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ना तो स्कूल एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट होते हैं, शायद कोई अगर खड़ूस टीचर है तो काट ले तो अलग बात है, देखो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना ही चाहते होंगे, बट मोस्टली अगर आप ऐसे नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं कटते। मेन आपका बाकी सब बैलेंस करना आना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो राइट कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें दे रखी है, अभी हमें ये वर्ड फॉर्म में दे रखी है, हमें इसे सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसे बैलेंस भी करना है। और याद रखना, वर्ड फॉर्म में रिएक्शन मोस्टली हम बैलेंस नहीं लिखते हैं, उसके स्केलेटल फॉर्म में लिखते हैं, अनबैलेंस ही लिखते हैं। तो आ जाओ, पहले तो हम लोग इसको सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें फिर बैलेंस करेंगे। तो हमें कैल्शियम चाहिए सॉलिड फॉर्म में, तो कैल्शियम का सिंबल मेरे बच्चे कैल्शियम दे रखा है, उसके साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्योर एलिमेंट है कैल्शियम, तो उसका सिंबल हो गया Ca। सॉलिड को आप स्मॉल s लिख सकते हो। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है, ये हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो L लिख सकते हो। ये दोनों रिएक्टेंट है क्योंकि एरो के लेफ्ट साइड पे लिखे हैं। प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला कैसे आएगा। कैल्शियम का चार्ज होता है, कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca2+ आयन और हाइड्रोक्साइड का 1-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, नंबर भेजने होते हैं, चार्जेस नहीं। 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो कैल्शियम के नीचे 1 मत लिखो, पर OH के नीचे 2 लिखना है। और OH के नीचे अगर 2 लिखोगे तो ब्रैकेट जरूर लगाओगे, आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब होता है केमिस्ट्री में कि ऑक्सीजन 1 बार लेना है, हाइड्रोजन 2 बार लेना है।
बट यहां पर ऑक्सीजन अगर आपने ब्रैकेट लगा के लिखा है इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 बार है, क्योंकि यहां पर OH के होल ब्रैकेट में 2 लिखा है। तो OH के होल ब्रैकेट 2 का सिंबॉलिक मतलब होता है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आई है उसका आपको डबल लेना है। तो ऑक्सीजन का डबल लेना है मतलब 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का डबल लेना है मतलब 2 हाइड्रोजन। बट अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन तो 2 बार लो बट ऑक्सीजन 1 बार लो, जो कि गलत है। ये आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। इसीलिए जब भी आप इस तरह से नंबर्स को एक्सचेंज करो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने में, तो अगर पॉली एटॉमिक आयन है उसमें हमेशा ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो अगर उसके नीचे कोई नंबर आ रहा है, हमेशा। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चल रहा हूं कि आप कहां कहां गलती करते हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में मैंने अक्सर नोटिस करा है बच्चों को रिएक्शन तो याद हो जाती है लेकिन वो कई बार बस इस तरह के सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। प्रोडक्ट में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोल्यूशन फॉर्म में है मतलब वाटर में डिसॉल्व है, और अगर वाटर में डिसॉल्व है तो आप इसका फॉर्म जो लिखोगे वो एक्वस लिखोगे। साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब आप चाहो तो अगर गैस लिखना चाहो तो ऐसे जी लिख दो, या अगर गैस नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर एक अपसाइड का एरो बना दो। दोनों में से कोई एक काम कर दो, क्योंकि दोनों सिंबल का यही मतलब होता है कि आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो चीज गैस है। अपसाइड का एरो बनाया मतलब गैस है, लिबरेट हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अब इसे बैलेंस करना है तो चलो आप बैलेंस करना स्टार्ट करें। तो हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इनके नंबर लिखते हैं। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पे 1 बार है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ही बार है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 बार है, प्रोडक्ट साइड पे 2 बार इधर और 2 बार इधर। 2 अलग अलग जगह है तो टोटल काउंट करना पड़ेगा, 2 बार इधर 2 बार इधर, तो टोटल हो गया 4 बार। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 1 बार है, प्रोडक्ट साइड पे 2 बार है। तो अब नोटिस करो तो हमें ऑक्सीजन को भी डबल करना है और हाइड्रोजन को भी डबल करना है रिएक्टेंट साइड पे, और रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल कहां रहे हैं, वाटर में। तो अगर वाटर में ही हाइड्रोजन भी मिल रहा है और वाटर में ही ऑक्सीजन, और दोनों को हमें डबल करने की जरूरत है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन को भी डबल करना है ताकि ये 2 का 4 हो जाए, और ऑक्सीजन को 1 का 2 करना है। तो इसका मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम 2 लगा देंगे वाटर के पहले। याद रखना वाटर के अराउंड आप ऐसा इमेजिन करो एक डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे में आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, जो भी आपको बैलेंस करने के लिए नंबर इस्तेमाल करना है वो इस डब्बे के बाहर लगाओगे। ये आया। अब चेक करते हैं क्या सब कुछ बैलेंस है या कुछ बैलेंस करने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो बैलेंस करेंगे। तो फिर से हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक दिख रहा होगा। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे कैल्शियम अभी भी 1 बार है, प्रोडक्ट साइड पे अभी भी 1 बार है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 दूनी 4 बार आ गया। इन नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके टोटल काउंट करते हैं। प्रोडक्ट साइड पे 2 बार हाइड्रोजन इधर है, 2 बार इधर है, 4 बार आ गया। रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन यहां पर 1 बार है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड पे OH का अगर होल ट्वाइस लिखा है तो O को 2 बार काउंट करना पड़ेगा या डबल काउंट करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स। तो मेरे बच्चे कैल्शियम भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस, यानी ये हमारी बैलेंस रिएक्शन आ गई। और जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो आप ये काम चाहो तो पेंसिल से करो और बाद में से इरेज कर दो। आपको ऐसा कुछ लिखने की खास जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिखा छोड़ भी सकते हो, लेकिन जहां पर बैलेंस रिएक्शन आ जाए वहां पर आप उसके इर्द गिर्द ना एक डब्बा बना दो, ये बताने के लिए कि भैया ये हमारी फाइनल बैलेंस रिएक्शन है। डब्बा बना के बढ़िया से लिख दो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है या फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन है। अच्छा, मैं रिएक्शन ऐसे लिखता हूं, आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, डब्बा थोड़ा सा खूबसूरत बनाना। ठीक है, मैंने ऐसे ये भी रफ बना दिया, चलो यार थोड़ा सा अच्छा ही बना दूं, वरना तुम कहोगे साला खुद तो बनाता नहीं है बढ़िया और हमसे कहता है कि थोड़ा बढ़िया बना दो। हालांकि इतना बड़ा बन गया है बॉक्स मतलब रिएक्शन कि अच्छा सा बॉक्स बना पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर चलो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। क्योंकि यार अगर मैं ही एग्जाम्पल गलत सेट करूंगा तो तुमसे क्या उम्मीद करूंगा कि तुम बढ़िया करो। तुम तो फिर यही बोलोगे पीठ पीछे, खुद तो अच्छा करते नहीं है, हमसे बोलते रहते हैं। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा भाई उसके लिए। ठीक है, आई गेस इतना इनफ है, इससे काम चल जाएगा। अब कोई मैं एकदम आर्टिस्ट टाइप का कैरिकेचर यहाँ नहीं बना रहा। ठीक है, चले यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई। चलो ऐसे ही। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है यार, ये दरअसल में ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोगों ने ये देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये रिएक्शन होती है Mg + O2
गिव्स 2 MgO। अब मुझे बैलेंस रिएक्शन याद है तो मैंने लिख दी, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है और ये सॉलिड होता है। अच्छा एक बात बता दूं, रिएक्टेंट साइड पे अगर कभी भी गैस हो ना तो आप वहां पर कभी भी अपसाइड का एरो नहीं बनाओगे, क्योंकि ये गैस आपको रिएक्शन में इस्तेमाल करनी है। अपसाइड के एरो का मतलब होता है प्रोडक्ट में गैस बनी है, तो क्योंकि ये रिएक्टेंट की गैस है, रिएक्टेंट की गैस के साइड पर कभी भी अपसाइड का एरो नहीं लगाओगे, यहां सिर्फ आप गैस लिखोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। तो दरअसल में लैब में जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को ना क्लीन करा जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर। मैं इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ये वाली रिएक्शन हमने देखी थी कि इस तरह के मैग्नीशियम रिबन होते हैं, थोड़े थोड़े स्टील जैसे दिखते हैं, होता है मैग्नीशियम मेटल है। इसको थोड़ा सा काट के टोंग से पकड़कर आप फ्लेम के ऊपर बर्न कर देते हो, ये मैग्नीशियम रिबन मस्त बर्न हो रहा है। जैसे छुरछिया जो हम जलाते हैं दिवाली के टाइम पर, बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। लेकिन जब आप इसे लैब में रिएक्शन कराते हो तो जो क्या नाम है सैंड पेपर होता है, उसकी हेल्प से हम इसे रब करते हैं, इसकी सरफेस को क्लीन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी सरफेस को हम क्लीन क्यों करते हैं? तो यार इसके सरफेस को इसलिए क्लीन करा जाता है क्योंकि ये जो मैग्नीशियम रिबन आपके लैब में रखा होता है ना, ये मान लो आपने आज एक्सपेरिमेंट करा है तो अगला बैच अगले साल करेगा ना, तो काफी लंबे टाइम तक रखा रहता है आपकी लैब में। और काफी लंबे टाइम तक जब मैग्नीशियम रिबन आपकी लैब में काफी लंबे टाइम तक रखा रहता है तो होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन की सरफेस के ऊपर धीरे धीरे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। ये मान लो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर धीरे धीरे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाएगी। कहां से आ गई ये लेयर? दरअसल में मैग्नीशियम आपने एयर में खुला छोड़ा था लैब के अंदर, एयर की ऑक्सीजन के साथ ये धीरे धीरे रिएक्शन करता रहेगा और अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेगा। और ये लेयर कई बार मैग्नीशियम को अच्छे से बर्न नहीं होने देती है, तो जितनी भी सरफेस मैग्नीशियम की एयर में एक्सपोज है सब जगह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, व्हाइट कलर का पैची मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस पैची मटेरियल को हटाने के लिए इसको सैंड पेपर से घिसा जाता है, क्योंकि जैसे ही घिसोगे तो ये सारा का सारा जो पैची मटेरियल है ये सैंड पेपर की हेल्प से हट जाएगा और आपके इस लेयर के नीचे जो सरफेस होती है वो मैग्नीशियम की सरफेस होती है, तो एकदम शुद्ध खालिस मैग्नीशियम आपके सामने आ जाएगा। फिर मस्त इसको एयर में बर्न कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। और जो बात मैंने एक्सप्लेन करी है आप चाहो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके स्लोली स्लोली सुनते जाओ और अपने नोट्स में लिंगो लैंग्वेज में ही लिखते चले जाओ, ठीक है, ताकि भाई आपके लिए ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। चलो अब आगे बात करते हैं कि हमने केमिकल रिएक्शंस तो समझ ली क्या होती है, उसका स्केलेटल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, वर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, बैलेंस कैसे करा जाता है, ये सब समझ लिया। अब ये समझते हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे अलग अलग तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो हम चीजों को यार क्लासीफाई इसलिए करते हैं ना ताकि उसको स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो केमिकल रिएक्शन ना बहुत सारी भतेरे टाइप की होती है, अब उनको आप जितना ज्यादा क्लासीफाई करोगे उतना आपके लिए बेटर होता है उनको इजीली अंडरस्टैंड करना, क्योंकि क्लासीफाई करने से क्या होता है ना, पैटर्न नजर आता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को आप क्लासीफाई करोगे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पावर और बाकी सब चीजें अलग से कंपेयर कर पाओगे, पेट्रोल व्हीकल को अलग से कंपेयर कर पाओगे अगर आपने उन्हें क्लासीफाई करा है, जो आपके डीजल व्हीकल होते हैं उनको अलग से कंपेयर कर पाओगे। तो उन्हें सेगमेंटाइज करने से क्या होता है, उनको अलग अलग बेसिस पे कंपेयर करना और आपस में भी कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाता है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को आप क्लासीफाई करते हो और इसीलिए हम पढ़ते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, केमिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये पूरी लिस्ट है जो आपको पढ़नी होती है। दरअसल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन है, डीकंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है, प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, बहुत सारे हैं। एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, बड़े आराम से समझ में आएगा। आपको लग रहा है बहुत सारा है, पर होता बड़ा सिंपल सा और बहुत कम कम चीजें हैं, क्योंकि कई बार ना रिएक्शन के नाम से ही पता चल जाता है करना क्या है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यार एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, ये क्या होती है। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट, तो हीट बाहर। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको कराने के दौरान प्रोडक्ट के साथ साथ हीट बाहर निकलती है, हम उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे भी एग्जांपल दिया था ना कि अगर आप बारबेक्यू कर रहे हो और आप कोल को बर्न करो तो हीट बाहर निकलती है, तो
वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको करने पर हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी फ्यूल का बर्न करना, किसी भी टाइप के फ्यूल का बर्न करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आप कोल को बर्न करो, एक्सोथर्मिक है। आप वैक्स को बर्न करो, एक्सोथर्मिक है। केरोसिन ऑयल को बर्न करो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। घर में एलपीजी सिलेंडर से जो गैस आती है, आप उसके ऊपर खाना बनाते हो, वहां पर भी वो एक फ्यूल है, उसको आप बर्न करते हो, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो किसी भी रिएक्शन में जो हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक है, और हर किसी भी तरह के फ्यूल को बर्न करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं, ये भी दरअसल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि इसमें इस प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी हीट निकलती है। जब आप दिवाली पर छुरछुरियां जलाते हो, तो जब वो सब्सटेंस बर्न होता है तो बहुत सारी हीट जनरेट करता है, और जब कोई सब्सटेंस बर्न होने पर बहुत सारी हीट जनरेट करता है तो आप बोलते हो वो प्रोसेस दरअसल में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोसेस है। इसके अलावा मीथेन एक अच्छा फ्यूल है। मीथेन का भी जब हम बर्न करते हैं, तो किसी भी चीज को नॉर्मली आप जब बर्न करते हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई भी फ्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है वो दो ही प्रोडक्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ में क्या निकलती है? बहुत सारी हीट निकलती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या क्या आ गया? मैग्नीशियम का बर्न होना, वो भी क्या नाम है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी फ्यूल का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में जो होता है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बता दूं, अगर किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, यानी जिसमें हीट रिलीज हो रही है, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, तो हम इन रिएक्शंस को एक और नाम से जानते हैं, इन्हें कंबशन रिएक्शन भी बुलाया जाता है। कंबशन का मतलब क्या है? किसी चीज को जलाना। तो यहां पर मैग्नीशियम जलाया, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन कराई। ऐसे यहां पर मीथेन को जलाया, तो ये क्या है? कंबशन है। तो याद रखना, कंबशन का मतलब क्या होता है? वैसे केमिकली अगर बात करा जाए तो कंबशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। कॉमन लैंग्वेज में उसका मतलब क्या होता है? आप उसे जला रहे हो। केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हो, तो कुछ प्रोडक्ट बनेंगे और साथ में बहुत सारी हीट निकलेगी। और ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल है रेस्पिरेशन। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसे अच्छे से याद रखना। अच्छा, रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? तो दरअसल में हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। और यही एनर्जी हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस करने के लिए यूटिलाइज करती है। तो ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे राइस, पोटैटो या ब्रेड वगैरह में बहुत लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे सेल्स के अंदर क्या नाम है, कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और साथ में एनर्जी में। और ये पूरा प्रोसेस बुलाया जाता है रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन में क्योंकि एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है, इसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो याद रखना, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि वहां पर ये रिएक्शन होती है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चल जा भाई, क्या हो गया इसको आगे। ऐसे ही आगे नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होती है? तो उसके नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमें दो चीजों को कंबाइन करना है। तो दो सिंपल सब्सटेंसेस को ऐड करके अगर एक ही बना दिया जाए तो इसे बुलाया जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही डेफिनेशन है, अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एक ही प्रोडक्ट बनेगा बाय टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं इसके मेरे बच्चे। तो एग्जांपल में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, इन दो, ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बुलाते हैं। इन दोनों को आपने जोड़ा और बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या निकली? हीट। ये तो ये एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन हो ही गई, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एक्वस फॉर्म में अगर लिखा है, इसका मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है, और इसे बुलाया जाता है स्लेक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व है तो उसे स्लेक लाइम बुलाया जाता है। और ये किसकी हेल्प से बना है? इन दोनों चीजों को जोड़कर। तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। दो सब्सटेंसेस को ऐड करा, एक प्रोडक्ट बना,
तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अब इस रिएक्शन में दरअसल में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गई। और साथ ही साथ यहां पर एक इंफॉर्मेशन याद रखना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हिंदी में हम बोलते हैं चूना। तो ये बहुत सारे हाउस होल्ड्स में व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, घर की दीवारों को रंगने के काम आता है सफेद कलर से बहुत सारी जगहों पर। तो याद रखना ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। और दरअसल में व्हाइट वॉशिंग में यही पूरा प्रोसेस होता है। आप बाजार से चूना खरीद के लाते हो विच इज क्विकलाइम, उसे पानी में मिलाते हो, उसका घोल बनाते हो जो कि बिल्कुल पेंट की तरह काम करता है, और उसे अपने घर की दीवारों पर, छतों पर या बाहर दीवारों पर आप लगाते हो। तो बेसिकली में आप इस तरह के स्लेक लाइम की उसके ऊपर कोटिंग कर रहे होते हो। और अगर कभी आपने दिवाली के टाइम पर अगर आपके घर पे पेंटिंग वगैरह हो रही है या व्हाइट वॉशिंग हो रही है, अगर आपने इसे वो बनते हुए देखा हो, तो आप नोटिस करना जिस कंटेनर में वो बनता है तो बहुत तेजी से बुलबुले बन रहे होते हैं, ठीक है, और एक्सट्रीम हीट निकल रही होती है। पेरेंट्स और जो भी पेंटर होता है वो कहता है बच्चों से वहां पर भैया दूर रहो, क्योंकि मैंने अपने घर पे उसे होते देखा है। तो मुझे एडवाइस करा जाता था तो भैया इससे दूर रहो, क्योंकि उसके पास रहोगे अगर जैसे मानो खेलते खेलते में मैंने उसमें हाथ डाल दिया तो मेरा हाथ डैमेज जल सकता है, वो इतनी एक्सट्रीम हीट निकलती है। तो इसलिए बोला जाता है कि भैया आप उससे दूर रहिए ताकि आप सेफ रहें। तो ये एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट की वजह से आपकी स्किन को डैमेज भी हो सकता है अगर आप उसमें इतनी ह्यूज क्वांटिटी में जो हीट निकल रही है उसको आप टच कर ले। तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, बहुत काम की चीज है। अब इसके ऊपर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, इस तरह से एक्स और वाई सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने वाले। तो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, सॉरी एक सब्सटेंस का सोल्यूशन उसका नाम है एक्स, इसे हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब सिर्फ इतना सा इंडिकेशन दे दिया, क्वेश्चन इसमें पूछ लिया नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तब यार व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, क्विकलाइम, उसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइम। कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन विद वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड की आपको वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जैसे ही मिक्स करोगे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे देखो एक कैल्शियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे कैल्शियम बैलेंस है, एक दो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे और यहां पर दो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे, दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे, दो हाइड्रोजन यहां पर है और दो हाइड्रोजन यहां पर है। तो यहां तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी अभी इसे बैलेंस करने की जरूरत है। अच्छा तो एक मिनट, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, जो निकल रहा है वो एक्चुअल में हीट है, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट साइड पे एक कैल्शियम, प्रोडक्ट साइड पे एक कैल्शियम, रिएक्टेंट साइड पे दो ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पे दो ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पे दो हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड पे दो हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज बैलेंस। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गई। अच्छा ऐसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अगर और एग्जांपल देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो दो सब्सटेंसेस जुड़कर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, तो दो सब्सटेंसेस आपस में ऐड होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो यही होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक सब्सटेंस को एनर्जी देकर हम दो सिंपल या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होती है। यही इसकी डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट। तो एक ही सब्सटेंस को हीट देकर या एनर्जी देकर आप इसे दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दोगे। तो जब भी आपको कभी कोई ऐसी रिएक्शन दिखाई दे जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दे रखा हो और वो किसी तरह की एनर्जी देने पर, चाहे वो हीट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इस तरह की एनर्जी देकर अगर वो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अब देखो यार यहां पर ना थोड़ी सी मेहनत करी है मैंने। दरअसल में एनसीईआरटी में डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं उनमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है रिएक्शन होने के दौरान वो अपने कलर चेंजेस करते हैं और इन कलर चेंजेस का ही हिंट देकर वो आपसे सवाल पूछते हैं। तो ये सारे कलर चेंजेस मैंने आपको यहां पर पिक्चर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिए। एनसीईआरटी में मैं प्रॉपर्ली कलर नाम से मेंशन है, कलर दिखाया नहीं है और किस सब्सटेंस का वो नहीं दिखाया, यहां पर मैंने प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया है ताकि आप इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएं। जब आप इसे नोट्स के थ्रू लगातार रिवाइज करेंगे तो आप आराम से इसे देख पाएंगे। तो यहां पर
आयरन सल्फेट हमारे पास एक कंपाउंड है, इसे हीट देने पर ये आयरन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये रिएक्शन में रिएक्टेंट किस किस प्रोडक्ट में चेंज होगा, हमें ये इंफॉर्मेशन याद रखनी होती है। यही क्यों बन रहा है, आपको अभी ये याद करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में मैं एक बात बताऊं, हम ये लॉजिकली पकड़ भी नहीं सकते कि यही क्यों बन रहा है। हम इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे बना होगा। हम कभी भी केमिकल रिएक्शन में, जो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं वो कई बार ये उनके दिमाग में एक्चुअल में ये आता है ना कि यार ये यही क्यों बनता है, क्या हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कभी भी? तो दरअसल में हम पैटर्न ढूंढ सकते हैं, लेकिन यही एग्जैक्टली क्यों बनता है ये सिर्फ अभी तक हम कैप्चर नहीं कर पाए। क्योंकि अगर हमने ये पता कर लिया कि यार इस चीज से हमेशा ये बनेगा, ठीक है, या इस चीज से चीजें कैसे बनती हैं, तो सारी रिएक्शन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, फिर हम जो चाहे बना पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, हर रिएक्शन अलग अलग टाइप से होती है, हम वो कैसे हो रही है ये ढूंढ पाते हैं। यहां पर भी आयरन सल्फेट को हीट करने पर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बनता है जिसका फॉर्मूला Fe2O3, इसे फेरिक ऑक्साइड बुलाते हो। सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, दो गैसेस बनती हैं। जो फेरस सल्फेट है, अगर इसमें मॉइस्चर है तो ये आपको दरअसल में ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है, और जब फेरिक ऑक्साइड बनता है तो ये आपको दरअसल में रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो फेरिक ऑक्साइड किस कलर का है? रेडिश ब्राउन कलर का। फेरस सल्फेट किस कलर का है? ये है आपका ग्रीन कलर का। बट इसमें अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है तभी ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अगर मान लो इसमें से सारा पानी वगैरह आपने किसी तरह से खींच लिया तो हो सकता है ये व्हाइट कलर का हो जाए, ठीक है। अब सवाल कैसे आ जाएंगे इसके ऊपर? तो भाई रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है हीट देने पर। तो इसमें आपको याद रखना है कि यार फेरस सल्फेट का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO3.7H2। वाटर होने की वजह से इसका ग्रीन कलर आता है। अगर ये सारा वाटर उड़ा दिया आपने, ठीक है, तो हो सकता है ये फिर से व्हाइट कलर का हो जाए। तो ये बात लिखी हुई है कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो सारा का सारा वाटर लूज हो जाता है, और जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाता है ग्रीन से रेडिश ब्राउन। और रेडिश ब्राउन जो होता है वो किसका कलर है? फेरिक ऑक्साइड का। और इस प्रोसेस के दौरान दरअसल में फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये सॉलिड है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनती हैं? गैसेस बनती हैं। और इसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे किसी पटाखे को जलाने के बाद जो धुएं की स्मेल आती है, उसे बोला जाता है सल्फर की स्मेल। तो बेसिकली में सल्फर की जो स्मेल है वो सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल होती है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपने दिवाली के आसपास पटाखे जलाए हैं तो आपको स्मेल आपके दिमाग में होगी, किसी बारूद को जलाने पर किस तरह की स्मेल आती है। उन्हें सीको वगैरह जो होते हैं, सुतली बम टाइप के होते हैं, उनको जब जलाते हैं तो एक सर्टेन टाइप की जली हुई स्मेल आती है उस जले हुए सल्फर की। तो यहां पर जब आप ये रिएक्शन करोगे ना तो आपको एक तो रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देगा और आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, और वो बर्निंग सल्फर की स्मेल इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आती है। अब इसी इंफॉर्मेशन को क्राइटेरिया बनाकर एक अच्छा सा सवाल आपके सामने प्रपोज कर दिया जाएगा। तो बस ये इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, आप इस सवाल का जवाब बड़े आराम से दे दोगे। और वैसे ही सवाल आएंगे एक्स या वाई ढूंढो, ठीक है, वो बता देंगे। हमारे पास एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, उसको हीट करने पर वो रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, साथ में बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। बताओ एक्स वाई जेड क्या क्या है, रिएक्शन लिखो, ऐसे पूछ लेंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन याद होने से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं और मार्बल भी कई बार इसे बुलाया जाता है, तो इसे हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में CO2 गैस लिबरेट होती है। ये भी डिकम्पोजिशन का ही एक एग्जांपल है कि डिकम्पोजिशन यहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट का कर रहे हैं, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बुलाते हैं और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे सीमेंट वगैरह को बनाने में इसका यूज करा जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, हम इसको कैसे चेक करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है? तो आपको याद है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर में से पास करोगे तो वो उसे मिल्की कर देती है, ठीक है। तो आप इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आगे बात करी जाए तो लेड नाइट्रेट हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो बना लेता है लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो सारे कलर भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। अच्छा, ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं होता है तो इसलिए इसका कोई कलर नहीं बनाया है, वो कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट होती है गैस फॉर्म में। अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ऑक्सीजन गैस गैस फॉर्म में तो कलरलेस होती है,
लेकिन अगर आप इसे बहुत कोल्ड कर दो, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे ले जाओ, तो ये लिक्विड बन जाती है। और जब ये लिक्विड बनती है तो ये पेल ब्लू कलर का लिक्विड होती है। तो ऑक्सीजन वैसे पेल ब्लू कलर का लिक्विड है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन गैस में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें आपको याद रखना है कि लेड नाइट्रेट को जब भी आप लेड नाइट्रेट का जब भी आप डिकम्पोजिशन करोगे तो रेडिश ब्राउन कलर गैस निकलती है, और इस गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एक येलो कलर का कंपाउंड बनेगा जो कि है लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO। ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आया? क्योंकि लेड पे चार्ज होता है 2+ और ऑक्साइड पे 2-। अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करोगे तो Pb के नीचे भी 2 आएगा, O के नीचे भी 2 आएगा। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप इस 2 और इस 2 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो PbO आएगा। ठीक है, इसमें कलर चेंजेस याद रखना, खास तौर पे रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऐसे ही AgCl सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। इसे सनलाइट में अगर आपने रख दो, हीट भी मत दो, सनलाइट में रख दो, तो ये ग्रे कलर के सिल्वर और रेडिश ग्रीन कलर ग्रीनिश येलो कलर की गैस क्लोरीन में टूट जाएगा। याद रखना, क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है? ग्रीनिश येलो। सिल्वर खुद ग्रे कलर का दिखता है और AgCl खुद व्हाइट कलर का होता है। यही सेम रिएक्शन AgBr भी देता है। सनलाइट की प्रेजेंस में Ag बनेगा और Br बनेगा। Ag मेरे बच्चे ग्रे कलर का सिल्वर मेटल होता है, और ब्रोमीन ये भी रेडिश ब्राउन कलर का गैस होगा। तो याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर की 2 गैसेस हैं, एक ब्रोमीन और एक NO2। NO2 बनता है लेड नाइट्रेट को हीट करने पर, और ब्रोमीन बनता है AgBr को हीट करने पर। और ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में। अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके वो बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे बोल देंगे कि हमारे पास एक सब्सटेंस है व्हाइट कलर का, ठीक है, मतलब ऐसे बोल देंगे X एक सब्सटेंस है व्हाइट कलर का, हीट करने पर ये ग्रे कलर के सॉलिड सब्सटेंस में चेंज होता है, ठीक है, जो कि Y है, प्लस एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस निकलती है जो कि Z है। और ये रिएक्शन आप इस्तेमाल करते हो फोटोग्राफी में। ये इंडिकेशन उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब बताओ मेरे बच्चे कि अब X, Y और Z क्या क्या है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि X अगर व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, ग्रे कलर का सॉलिड बना रहा है और ग्रीनिश येलो कलर दे रहा है हीट करने पर, और फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, तो ये इंडिकेशन किसका है? इस रिएक्शन का है कि AgCl हीट और सनलाइट के प्रेजेंस में आप हीट दे दो या फिर लाइट दे दो। सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर जो कि ग्रे कलर का उसमें टूटेगा, साथ में ग्रीनिश येलो कलर की गैस क्लोरीन बनाएगा। तो X हो जाएगा AgCl, Y हो जाएगा ग्रे कलर का सॉलिड विच इज सिल्वर, और ग्रीनिश येलो कलर की गैस हो जाएगी क्लोरीन। मान लो यहां पर ग्रीनिश येलो कलर की गैस की बजाय रेडिश ब्राउन कलर की गैस लिखते तो वो ब्रोमीन हो जाता। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप कलर्स की याद रखोगे, केमिकल रिएक्शंस याद रखोगे, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से बना लोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ऐसे ही हम लोग, अभी देखो हम लोगों ने सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन कराया, हीट की हेल्प से कराया, ऐसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करें, तो यहां पर एक आपको एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि एक आप मग लीजिए, उसमें 2 थंबपिन लगाइए इस तरह से, जैसे आपने एक प्लास्टिक का कप लिया, उसमें नीचे 2 थंबपिन लगा दी। अब इन थंबपिन पर आप 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दीजिए। मतलब पहले इसमें पूरा आप एक पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, और इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दीजिए, और इन दोनों थंबपिन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी भरा है उसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा, और जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा तो वाटर, एक मिनट, शायद ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं कलर एक मिनट चेंज कर लूं। तो ये जो वाटर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने का जो प्रोसेस है, इसे प्रोसेस को बुलाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करोगे आप, तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होगी, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगी। ये यहां पर आप देख सकते हो मेरे भाई। तो आप ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा कंडक्ट कर सकते हो। आपने एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट कप पे 2 थंबपिन लगा दी, ठीक है, ये आपने
जो इस तरह की बड़ी बैटरी आती है उस पर दोनों थंब पिन लग दी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। अब इसमें थोड़ा सा आपने वाटर लिया, थोड़ा सा एसिड डाल के, और टेस्ट ट्यूब उसमें थंब पिन पर दोनों अलग अलग उल्टी करके रख दी, तो आप देखोगे ये बबल्स बन रहे हैं इस क्या नाम है टेस्ट ट्यूब में भी, इस टेस्ट ट्यूब में भी। तो किसी भी लिक्विड से अगर बबल बनने लग रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पर कोई रिएक्शन हो रही है, क्योंकि गैस इवॉल्व हो रही है, और ये जितनी भी गैस है ये ऊपर जाकर टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाएगी। अब ये जो गैसेस इकट्ठा हो रही है इनमें से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अब पता कैसे चलेगा कौन सी हाइड्रोजन है कौन सी ऑक्सीजन है? तो देखो यहां पर हाइड्रोजन डबल बन रही है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो हाइड्रोजन अगर डबल बनेगी तो उसे जगह ज्यादा चाहिए होगी, और जगह अगर ज्यादा चाहिए तो यहां पर हाइड्रोजन इकट्ठा हो गई क्योंकि यहां जगह ज्यादा है, और यहां पर ऑक्सीजन इकट्ठा हो गई। तो ऐसे देखो यहां पर जहां पर लेवल कम है, ठीक है, वैसे लेवल सबके निकलते हैं, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी निकल रहे हैं, पर जिसके लेवल ज्यादा निकले हैं वो हाइड्रोजन है और जिसके लेवल कम निकले हैं वो ऑक्सीजन है। ठीक है, जिसकी हाइट ज्यादा आ रही है वो हाइड्रोजन है और जिसकी कम है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन जिस कंपार्टमेंट में बनती है उस कंपार्टमेंट को बोलते हैं एनोड। ठीक है, और कैथोड सॉरी जिस कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन गैस बनती है उसे बुलाते हैं अपन कैथोड। ठीक है, तो याद रखना कि एनोड क्या है और मेरे बच्चे कैथोड क्या है। ठीक है, कैथोड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है और एनोड बैटरी के पॉजिटिव से। तो एनोड पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और कैथोड पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। कैथोड कैटायन को अट्रैक्ट करता है, एनोड एनायन को अट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजन कैथोड पे बनेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनोड पे बनेगा और हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगा। ये वाली बात याद रखना मेरे बच्चे। तो ये बात मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, आप भी अपने नोट्स में लिख लेना कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे बनती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल क्वांटिटी में बनेगी तो वो डबल स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। देखो नोटिस करो, लगभग लगभग डबल स्पेस ही ऑक्यूपाई हो रहा है। अब इसके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन भी आया है, why is the amount of gas collected in one of the test tube in electrolysis of water is double of the amount of collected in another, और name these gases। तो भैया दरअसल में जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के दौरान क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्वांटिटी में ऑक्सीजन का डबल बनती है इसलिए वो डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। बस इतनी सी बात बता देना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस डबल बनेगी वो डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और जो गैस डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो दरअसल में कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। अब इसी तरह के सवाल बन जाते हैं यहां पे। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अगर वो सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बुलाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमारे पास एक एनोड होना चाहिए और एक कैथोड होना चाहिए। एनोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, कैथोड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, और इसी पर इलेक्ट्रोलिसिस करने पर अलग अलग सब्सटेंसेस आकर इकट्ठा हो जाते हैं। वाटर का करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है? तो यार एक्सोथर्मिक का उल्टा एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होंगी जिन्हें कराने में आपको हीट देनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस थी मेरे भाई, ये सब कैसी रिएक्शंस थी? दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी कई बार हीट के फॉर्म में होती है, कई बार सनलाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिन्हें रिएक्शन करने के लिए हीट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उन्हें हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से यार कौन सी एंडोथर्मिक है, यानी कैसे कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना वो सारी की सारी एंडोथर्मिक होती है। तो यार ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं विच इज नॉट एन एंडोथर्मिक, तो ये एंडोथर्मिक है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी एंडोथर्मिक है। ये वाली रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, तो अगर आपको याद हो ये तो रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन कैसी थी? एक्सोथर्मिक थी। तो इसका मतलब है अगर ये एक्सोथर्मिक है तो इसकी उल्टी रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। और अगर आपको याद आ रहा हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की 6-6 यूनिट मिलकर ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन बना रहे हैं, ये तो यार फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या इस्तेमाल होती है? लाइट की एनर्जी। तो ये तीनों एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई।
तो इसमें से कौन एंडोथर्मिक नहीं है? तो ये रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है, तो हमें नहीं वाली रिएक्शन ढूंढनी थी, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। और एक बात और नोटिस करो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को उल्टा करके आपने ये लिखा है, दिख रहा है? इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को उल्टा करके आपने ऐसे लिखा हुआ है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उल्टा एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात पकड़ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दो अलग अलग चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे यहां पर बी और सी आपस में जुड़ा है, इसकी रिएक्शन किसी तीसरी हम चीज से कराते हैं। जैसे यहां पर हमने बी और सी की रिएक्शन जो कि आपस में जुड़े हैं ए से कराई, तो ए इस बी और सी की जोड़ी में से किसी एक चीज को हटा देगा। अब ए और बी ज्यादा अच्छे साथ लगते हैं, तो ए और बी आपस में हो गए और सी अलग हो गया। तो यहां पर हुआ क्या, जहां पर बी और सी आपस में जुड़े हुए थे, ए ने उसमें से सी को हटा दिया और खुद जाकर किसके साथ जुड़ गया? बी के साथ जुड़ गया। तो ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब हुआ क्या, सी अलग हो गया और ए और बी आपस में जुड़ गए। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर से किसी एक चीज को निकाल देता है, उसे बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही तो कि कोई चीज हमें डिस्प्लेस करनी है, तो द रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर यार तीन इंपॉर्टेंट बड़े वर्ड हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से। तो अगर ए ने सी को हटाया तो इसका मतलब है ए था मोर रिएक्टिव, सी था लेस रिएक्टिव। लेकिन ये बी और सी का जो जोड़ा है, ये दरअसल में किस फॉर्म में रहना चाहिए? सॉल्ट के सॉल्यूशन में, यानी इसे पानी में डिसॉल्व करके रखना पड़ेगा। अगर आपने बी और सी को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लिया होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे अच्छे से याद रखना। तो इस रिएक्शन को बुलाया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से मेंशन है कि ये खैर एक्टिविटी के फॉर्म में दे रखा है कि अगर हम एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएं जो कि क्या नाम है ब्लू कलर का होता है, और उसमें अगर हम लोग आयरन की नेल डिप कर दे तो जो कि क्या नाम है ग्रे कलर की होगी, थोड़ी देर बाद उस आयरन की नेल पर रेडिश ब्राउन कलर इकट्ठा हो जाएगा और ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर, ये पेल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है वहां पर, कॉपर सल्फेट का हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना है, कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और उसके कंपैरिजन में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट में आप आयरन डालोगे या आयरन की कोई भी चीज डालोगे, आयरन कॉपर को इसके अंदर से निकाल देगा। तो आयरन जब कॉपर को इसके अंदर से निकालेगा तो खुद सल्फेट के साथ जुड़ेगा, और जब खुद सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा FeSO4 और ये कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा। तो ये रिएक्शन होगी जो मैं यहां पर आपको वीडियो में भी दिखा देता हूं। हम लोग दो सोल्यूशन बना रहे हैं कॉपर सल्फेट के ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। ए और बी उनका नाम दिया, दोनों किस कलर के हैं? अगर आप ध्यान से देखो ब्लू कलर के हैं। तो कॉपर सल्फेट किस कलर का सोल्यूशन है? ब्लू कलर का। हमने इसमें आयरन का क्या लिया हुआ है? नेल। आयरन का आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते थे, तो आयरन की 3 नेल क्यों ली? 2 को हमने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट में, 1 को रेफरेंस के लिए अलग रख दिया। थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन करके हमने बाहर निकाला तो हमने देखा कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो हमने आयरन की नेल्स को डिप करा था उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया है, जबकि जो नेल बाहर थी उस पर ऐसा कोई कलर नहीं आया है। तो अगर ऐसा कोई कलर आ गया मतलब किसी रिएक्शन की वजह से आया होगा, और वो ये रिएक्शन थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सोल्यूशन का क्या हुआ। तो एक सोल्यूशन में हमने आयरन की नेल डिप करी थी और दूसरे में रेफरेंस के लिए हमने आयरन की नेल उसके अंदर डिप नहीं करी थी। ठीक है, तो अब जब मैं इन सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहा हूं तो देखो ये तो अभी भी ब्लू कलर का है और इसका जो कलर है वो उतना ब्लू नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? इस रिएक्शन की वजह से। और अभी मैंने पढ़ा था आयरन सल्फेट दरअसल में किस कलर का होता है? ग्रीनिश कलर का। तभी यहां पर जो आपको सोल्यूशन दिख रहा था वो थोड़ा सा ग्रीनिश दिख रहा था। देखो, ये देखो।
तो यहां पर हुआ क्या है, आयरन जो कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसने कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया है। याद रखना कॉपर सल्फेट का हमें पानी में सोल्यूशन लेना पड़ेगा, अगर ये सॉलिड कॉपर सल्फेट लेते तो ये रिएक्शन नहीं होती। याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस फॉर्म में होगी, जब सॉल्ट अपने वाटर के सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा। ऐसी और भी रिएक्शन आपको बताई गई है, ठीक है। जैसे जिंक की रिएक्शन जब आप कॉपर सल्फेट से कराते हो तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट कम रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसके सॉल्ट में से निकाल देगा। और कॉपर किस कलर का हमें मिलेगा, कॉपर का खुद का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कॉपर के वायर आप लोगों ने देखे होंगे, साथ में जिंक सल्फेट बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप लेड को कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में डालोगे तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि लेड मोर रिएक्टिव होता है, तो बनेगा PbCl2, ठीक है। साथ में कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो क्या कॉपर हमेशा बाहर ही निकलेगा, नहीं, कॉपर से भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है सिल्वर। तो कॉपर को अगर सिल्वर के सॉल्ट में डाल दोगे, पर एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, तो कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में अगर आपने डाला तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, खुद नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा CuNO3 होल ट्वाइस। और यहां पर गलती से कॉपर लिख गया है, सिल्वर आएगा, सिल्वर अलग से निकल आएगा। तो सिल्वर किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। तो नोटिस करना, जिंक और लेड कॉपर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर ले रहे हैं और कॉपर सिल्वर को कर ले रहा है। इसका मतलब है जिंक और लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर से और कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से। तो आप इस तरह के रिएक्शंस करके पता कर सकते हो कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक और लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसे हम बहुत सारे एलिमेंट्स को ना इन रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक सीरीज में रखते हैं जिसे बुलाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ताकि आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस इतने ही मेटल से काम चल जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इतनी लंबी सीरीज याद कैसे होगी, इसे याद करने का एक निमोनिक होता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके लाता है, कौन है जी आगे आओ। मतलब काशीनाथ एक आदमी है, ठीक है, उसका जो माली है वो आलू जब बाजार से लेने जाता है बड़ा फीके लाता है, और इसीलिए कोई पूछ रहा है कि भैया कौन है जी, मतलब कौन है वो माली, आगे आओ। अब इससे ये याद कैसे होगी सीरीज, काशी से जो पहला लेटर आ रहा है के, उससे आ गया पोटेशियम, नाथ से आ गया सोडियम, का से आ गया कैल्शियम, माली से आ गया याद रखना मैग्नीशियम, आलू में आ गया एल्युमिनियम, जारा का मतलब जिंक, पीके मतलब आयरन, लाता मतलब लेड यानी पीबी, है मतलब हाइड्रोजन, कौन से कॉपर, है जी मरकरी Hg, है जी मरकरी Hg, आगे आओ, आगे से आ गया सिल्वर, आओ से आ गया गोल्ड, औरम। तो इस तरह से आप ये पूरी सीरीज याद रख सकते हो इस निमोनिक के थ्रू। काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके लाता है, कौन है जी आगे आओ। तो पूरी ये सीरीज बन जाएगी आपकी। अब इस सीरीज में जो भी मेटल ऊपर आते हैं वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं और जो नीचे आते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। और इसमें कोई भी ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट में से हटा देगा। जैसे कैल्शियम के नीचे कॉपर भी आ रहा है, लेड भी आ रहा है, आयरन भी आ रहा है, जिंक भी आ रहा है। तो अगर आपने कैल्शियम की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करी एक्वस फॉर्म में, तो क्या ये रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि कैल्शियम एक्टिविटी सीरीज में जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो अब जिंक की जगह पर कैल्शियम आ जाएगा और जिंक बाहर आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर आप उल्टा रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे, किसी लेस रिएक्टिव मेटल को, जैसे कि सिल्वर को, अगर आप रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे किसी ऊपर वाले मेटल के सॉल्ट से, मान लो आपने एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करी, तो आप सीधे बोलना ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से नहीं निकाल पाएगा। तो यहीं से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि ये जो बीच में हाइड्रोजन आ रहा है ना, इससे बहुत सारे एसिड तैयार होते हैं। HCl तैयार होता है, H2SO4 तैयार होता है। तो इसके ऊपर जितने भी मेटल आ रहे हैं, तो ये जो एसिड है ना, ये एक तरह से हाइड्रोजन के सॉल्ट है।
तो ये मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं ये तो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, पर जो नीचे हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये बात मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के भी वन शॉट में बताई है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो इस सीरीज में प्रीवियस जाकर आप वहां से देख सकते हो, उस चैप्टर को भी रिवाइज कर सकते हो। तो एसिड से कौन से मेटल रिएक्शन नहीं करते जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कौन से कर लेते हैं? जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं। तो इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। अब आगे बात करें तो अगली रिएक्शन आती है मेरे बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था? कोई एक रिएक्टिव चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर रही थी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दोनों एक दूसरे को कर देंगे। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर आपने आपस में मिक्स करा तो प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट को मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड को मिल जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यहां से मत उठाना कि यहां 2 है यहां 2 है तो 2 लिखो। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला दरअसल में Na+1 और Cl-1 से इंटरचेंज होकर बनता है NaCl। तो प्रोडक्ट में बनेगा NaCl, साथ में बेरियम और सल्फेट आपस में जुड़ के बनाएंगे बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में देखो आयंस एक्सचेंज हुए, सल्फेट को मिल गया बेरियम और क्लोराइड को मिल गया सोडियम। तो आयंस दो बार एक्सचेंज हो गए, इसीलिए इसे बुलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होती है भाई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो इसलिए हो रही थी क्योंकि कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा था उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है यार? देखो एक बात बताता हूं, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तुम्हारे सिलेबस में हमेशा कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। यहां पर ये प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। ये यहां पर आपको वीडियो में दिखा मतलब फिगर में दिखाने की कोशिश करी गई है। दरअसल में इसमें एक सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट, दूसरा है बेरियम क्लोराइड। दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो अभी ये व्हाइट कलर का जो सस्पेंशन देखने को मिल रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे डिटॉल को पानी में डालने पर सस्पेंशन बनता है। थोड़ी देर इसको सेटल होने के लिए छोड़ दोगे तो जितना बेरियम सल्फेट बना है सब नीचे गिर जाएगा। तो रिएक्शन में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है और वो रिएक्शन में थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाए, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। इस प्रेसिपिटेट का बनना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ट्रिगर करता है। तो जैसे मैंने बोला था ना, जीरो से हीरो वाले रिएक्शन में हम उन चीजों को भी पढ़ेंगे जो कई बार आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी जाती है। कई बार टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं होता कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ट्रिगर कौन करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ट्रिगर करता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। इस प्रेसिपिटेट का बनना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ट्रिगर करता है। तो यहां पर प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। किस कलर का है? याद रखना व्हाइट कलर का है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही जो लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन थी जो आपको सबसे पहले दिखाई थी, तो लेड नाइट्रेट को एक्वस फॉर्म में अगर आप मिक्स करोगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नाइट्रेट को मिल जाएगा पोटेशियम और लेड को मिल जाएगा आयोडीन। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो दरअसल में कुछ ऐसा बनेगा मेरे बच्चे। लेड का फॉर्मूला होता है Pb2+, आयोडाइड का 1-। तो जब ये नंबर एक्सचेंज करोगे तो Pb के नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, I के नीचे 2 आ जाएगा। अरे रे रे रे, ये आ गया। तो PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट है और प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए आप क्या बनाते हो? डाउन साइड का एरो। तो अभी ये जो येलो कलर का सब्सटेंस बना है जो पानी में आपको डिसॉल्व जैसा लग रहा है, वो भी एक्चुअल में डिसॉल्व नहीं है। इमीडिएटली तो ऐसा लग रहा है वो डिसॉल्व है, बट थोड़ी देर उसको सेटल होने के लिए आप टाइम दे दोगे, सारा का सारा नीचे गिर के इकट्ठा हो जाएगा। और कई बार ये रिएक्शन इतनी खूबसूरत होती है कि येलो कलर के ना गोल्डन मतलब येलो गोल्डन कलर के क्रिस्टल बनते हैं। तो ऐसा लगता है पानी के अंदर गोल्डन कलर की ना रेन हो रही है, गोल्ड की रेन हो रही है। तो इसे गोल्ड रेन रिएक्शन भी कई बार बुलाया जाता है। तो ये इस तरह की रिएक्शन होती है और इसमें भी क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। साथ में ये PbI2 बन गया येलो कलर का प्रेसिपिटेट, साथ में क्या बनेगा? KNO3। तो पोटेशियम NO3 के साथ जुड़ रहा है। NO3 भले से 2 बार आपने इस्तेमाल करा है, बट एक्चुअल में यहां 2 बार आप फॉर्मूले में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि K का पोटेशियम का फॉर्मूला है K+1, नाइट्रेट का होता है NO3-1। तो इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3 आएगा। मैंने कई महारथियों को गलती करते देखा है
कि यहां पर फॉर्मूले में लेड के साथ NO3 होल ट्वाइस लगा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आंखें मूंद करके और दिमाग की बत्ती बुझाकर पोटेशियम के साथ जब वो नाइट्रेट लगाएंगे तो ऐसे लिख देते हैं कि सर नाइट्रेट तो 2 बार आया है, KNO3 होल ट्वाइस आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, ये तो फॉर्मूला लेड के साथ है नाइट्रेट का, जब पोटेशियम के साथ जुड़ेगा तो आपको वापस से ये फॉर्मूला नंबर एक्सचेंज करके सही से लिखना पड़ेगा, तो वो एक बार आएगा, ये गलत है। ठीक है, तो आई गेस ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल समझ में आया। ऐसे अब आगे क्वेश्चन एक जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसके ऊपर कैसे बन सकता है। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो हम लोगों ने ये वाला वीडियो देखा था ना कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कलर क्यों चेंज होता है। तो आप सिंपल बता देना कि भैया यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से आयरन सल्फेट बनता है, और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो दरअसल में ग्रीनिश होता है। तो ये कलर का चेंज क्यों आया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। तो रीजन क्या है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो दरअसल में ना इस कॉपर आयन की वजह से था। अब वो कॉपर रहा ही नहीं है, कॉपर आयन रहा ही नहीं है, वो तो कॉपर एटम बन गया है। यहां पर कॉपर आयन है पर यहां पर कॉपर एटम है, तो कॉपर आयन ही अगर नहीं है तो ब्लू कलर भी गायब हो जाएगा, इसलिए वो ब्लू कलर चेंज हो गया है। और किसमें चेंज हो गया है, ग्रीनिश कलर में। ठीक है, अरे ग्रीनिश कलर क्यों आया है, आयरन की वजह से आया है। ऐसे ही हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर तो क्वेश्चन भाई ये मान के चलो भर भर के आएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तो ये एनसीईआरटी में एग्जांपल से बताया गया है, मैं सीधे आपको बता रहा हूं यार, काम की बात। एग्जांपल में एनसीईआरटी में ये बोला गया है कि यार कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, अगर आप उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने छोड़ दोगे तो वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि दरअसल में एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। कलर याद रखना, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्लैक कलर है। तो मेरे भाई कॉपर की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से करेंगे और कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो इस प्रोसेस को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन इस रिएक्शन को देखने का एक और नजरिया है कि इस रिएक्शन में कॉपर ने ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर लिया है, तो यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर। और जब कभी भी किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे केमिस्ट्री में क्लासिफाई करा जाता है एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, किसी भी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना ऑक्सीडेशन माना जाता है। ठीक है, और याद रखना कॉपर ऑक्साइड जो इस रिएक्शन में बनता है वो किस कलर का है, वो होता है ब्लैक कलर का। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको कैसे बताई जाती है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर रहा है, जैसे यहां कॉपर ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर रहा है, तो हम बोलेंगे कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जो ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन बोला जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। अब एनसीईआरटी में इसी का एक उल्टा प्रोसेस बोला गया है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है ना, जो ब्लैक कलर का है, अगर तुम इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करो तो धीरे धीरे से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेंगे, और ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ था अब ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, और वापस से रेडिश ब्राउन कलर तुम्हें कॉपर का दिखने लग जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हो गया है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। किससे हुआ है, फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बुलाते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बुलाया जाता है ऑक्सीडेशन,
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बुलाया जाता है रिडक्शन। जब कभी भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में अकेला कॉपर है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हम बोलेंगे यहां पर रिडक्शन हुआ है। और जिस सब्सटेंस मतलब इस प्रोसेस को बुलाएंगे रिडक्शन हुआ है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस हुआ है। यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है या रिड्यूस्ड हुआ है, और यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडेशन, और जिस चीज में ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडाइज्ड होगी। जिस चीज से ऑक्सीजन हटेगी वो रिड्यूस हो जाएगा, और उस पूरे प्रोसेस को क्या बुलाया जाएगा? रिडक्शन बुलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने डिफाइन करा था ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, यार ये डब्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसे अच्छे से याद रखना। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी चीज में ऑक्सीडेशन होगा, और वो चीज ऑक्सीडाइज होता हुआ मानी जाएगी, और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन माना जाएगा, और वो चीज जो ऑक्सीजन का रिमूवल कर रही है वो रिड्यूस होगी। पर यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को मेरे बच्चे अपन बोलेंगे रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब हम करते हैं तो वाटर बनता है, या चलो इससे एक बेटर एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम आयोडीन से करते हैं तो HI बनता है। तो नोटिस करना, आयोडीन से HI बनने के दौरान आयोडीन में एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाएगा रिडक्शन। तो यानी यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस है आयोडीन का HI में कन्वर्ट होने का, इसे माना जाएगा रिडक्शन। ये पूरा प्रोसेस रिडक्शन है। और जिस सब्सटेंस ने अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड करा है हम बोलेंगे वो रिड्यूस हुआ है। तो यहां पर आयोडीन रिड्यूस हुआ है, और आयोडीन से HI बनना जो प्रोसेस है उसमें आयोडीन अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है तो रिडक्शन है। अगर इसका उल्टा होता, पेन का कलर एक मिनट में चेंज कर लूं, अगर इसका उल्टा होता कि HI को हीट देकर हम हाइड्रोजन गैस और आयोडीन में तोड़ते, तो नोटिस करना HI से जब I2 बना है तो HI में आयोडीन में हाइड्रोजन था, I2 में कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो मेरे बच्चे यहां पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को माना जाएगा ऑक्सीडेशन। इसलिए यहां पर लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। और जो चीज अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेगी हम बोलेंगे वो रिड्यूस हुई है। ये टर्म बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिस चीज का रिडक्शन है वही चीज रिड्यूस होती है, और जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वही चीज ऑक्सीडाइज होती है। अब यहां पर दो और बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं। एक आता है मेरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा आता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कि वो ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूस होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूस होता है। तो इसे याद करने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। जैसे आप लोगों को पता होगा LIC एजेंट्स का अगर आपने नाम सुना हो, या फिर जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो दूसरों का इंश्योरेंस करते हैं, अपना नहीं। तो एक बात समझना, इंश्योरेंस एजेंट दूसरों का इंश्योरेंस करते हैं। तो ऐसे ही जरा सोचो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं पर खुद रिड्यूस होते हैं, है ना। तो LIC एजेंट या आप उनके नाम से याद रख सकते हो, इंश्योरेंस एजेंट के नाम से, कि यार जिस तरह से LIC एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट दूसरों का इंश्योरेंस करते हैं, तो
ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं पर खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। तो जैसे नोटिस करो यहां पर आयोडीन क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो इस प्रोसेस में आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओए का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सॉरी हाँ, आयोडीन खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये किसी दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। किसको कर रहा है, तो रिएक्शन में एक ही लौती चीज प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कर रहा होगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरे बच्चे दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना मेरे भाई, ये मैं आपको बोल देता हूं, ये BBMI पॉइंट है। BBMI का मतलब है भयंकर भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, उल्टा होता है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से याद रख सकते हो। बाकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ, उन्हें हम बुलाते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के एब्रीविएशन से रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ, एक ही टाइम पर, साथ साथ, तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और मैं एक बात बताऊं, अगर कोई भी कंप्लीट रिएक्शन है ना, जैसे कि ये वाली या ये वाली, हमने भले इसमें बोला है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट एक्चुअल में मैंने बस ऑक्सीडेशन आपको दिखाया था, यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है। कोई भी कंप्लीट रिएक्शन में, किसी भी कंप्लीट रिएक्शन में एक बात याद रखना, सिर्फ अकेले ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, सिर्फ अकेले रिडक्शन नहीं हो सकता। अधूरी ही रिएक्शन ऐसी हो सकती है जिसमें अकेले ऑक्सीडेशन हो रहा हो या अकेले रिडक्शन। एक कंप्लीट अगर रिएक्शन है तो अगर उसमें ऑक्सीडेशन है तो दूसरी चीज का रिडक्शन हो रहा होगा। अगर यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, अगर यहां पर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक चीज अगर रिड्यूस हो रही होगी तो दूसरी पक्का ऑक्सीडाइज हो रही होगी। और हर रिएक्शन अगर उसमें रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन जरूर होगा, अगर वो कंप्लीटली लिखी हुई है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। जैसे ये वाली रिएक्शन थी, इसमें कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करी तो कॉपर और वाटर बना, तो कॉपर ने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन। और ऐसे ही देखो, वाटर जब बना तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि एडिशन हुआ है ऑफ ऑक्सीजन। ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, इससे रिडक्शन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन से जब वाटर बना तो H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया और ये प्रोसेस रिडक्शन हो गया। और इसमें कॉपर ऑक्साइड का अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और नोटिस करना, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है भाई, अगर आपको सोचना है कि यार इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा वो खुद रिड्यूस होगा। तो नोटिस करो इसमें खुद रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस होगी चीज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन के एप्लीकेशन क्या है, तो अपने आसपास बहुत सारे हम रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। जैसे मेटल का कोरोजन होना, ये दरअसल में रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, अगर आप उन्हें एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो वो करोड होने लगते हैं। करोड का मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अलग अलग गैसेस के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो मेटल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। जैसे आयरन को अगर बहुत देर के लिए आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो, उसमें जंग लग जाती है। कॉपर को बहुत टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो वो कॉपर एयर में प्रेजेंट
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर इस ग्रीन कलर की फिल्म डिपॉजिट कर लेता है। ये कॉपर की रस्ट है, एक तरह से आप इसे कॉपर का रस्ट बोल सकते हो। ऐसे ही सिल्वर के आर्टिकल्स अगर एयर में खुले छोड़ दो तो वो एयर की सल्फर के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर ब्लैक कलर का सिल्वर का सल्फाइड डिपॉजिट कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और खुद इंफीरियर लेयर में या इंफीरियर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हें इनका कोरोजन करना बोलते हैं। कोरोजन का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना। तो मेटल इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होकर ना अपनी क्वालिटी खराब कर लेता है। एक बार लोहे में जंग लग गया तो लोहा कमजोर हो जाता है। कॉपर के ऊपर इस तरह का ग्रीन कलर का मटेरियल आ गया जो कॉपर का ही तरह का रस्ट है, तो ये कॉपर खराब होने लगेगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। तो एक मेटल को जब अटैक करता है उसके अराउंड के सब्सटेंसेस जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, तो इस प्रोसेस को बुलाते हैं मेटल का कोरोड होना। और इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? कोरोजन। एग्जाम्पल क्या हो गया? आयरन का रेडिश ब्राउन कलर में मॉइस्ट कंडीशन में रस्ट लगा लेना, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आना, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होना। अब ये सब एक्चुअल में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं ये आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। और ये सारी रिएक्शन मैंने आपको उस चैप्टर के वन शॉट में ऑलरेडी कवर कराई हुई है, जाके देख लेना। इसके ऊपर एक्चुअल में अच्छे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। जो हम लोग आगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें कवर करेंगे, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। ठीक है, ऐसे अच्छा ये सब रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। हर मेटल का कोरोड होना अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ऐसे ही रैंसिडिटी मतलब फूड आइटम्स का स्पॉइल हो जाना भी दरअसल में एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि फूड के अंदर बहुत सारे फैट और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं और ये अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और उनमें अजीब तरह की स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। और यही दिस इज रिस्पॉन्सिबल रॉटन स्मेल, टेस्ट और फूड आइटम केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और मतलब जब आप फूड आइटम को बहुत टाइम तक के लिए क्या रखते हो, ऐसे खुला छोड़ देते हो, तो रॉटन स्मेल जो आती है वो इन्हीं फैट और ऑयल्स के ऑक्सीडाइज होने की वजह से आती है। तो अगर आपको फूड आर्टिकल को रैंसिड होने से बचाना है, यानी उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, तो कैसे बचाओगे? तो आप उनके अंदर डाल दोगे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम से ही पता चल रहा है जो फूड आर्टिकल के अंदर फैट्स और ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से रोक लेते हैं। तो जो आप बहुत सारा पैकेज फूड खाते हो ना, जो 3-3 4-4 महीने आलू के चिप्स चलते रहते हैं पैकेट के अंदर, तो उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पड़े होते हैं जो उस ऑयल को खराब नहीं होने देते, उस पोटैटो को खराब नहीं होने देते। ऐसे ही आप अगर फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हो तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो आप इस तरह से रैंसिडिटी से बचा सकते हो फूड आर्टिकल्स को। ऐसे ही चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो जो बैग्स होते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं। तो नहीं वो हम लेज वालों को फालतू में गरियाते रहते हैं कि 10 पैकेट 10 रुपए के पैकेट में इतने मतलब कम से मतलब मेरे मुंह में तो कोई और ही वर्ड आ रहा था, ठीक है, तो बहुत कम से लेज के चिप्स आते हैं, तो वो दरअसल में बाकी गैस भर के रखते हैं। तो एक्चुअल में उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन गैस भर के रखना है, क्योंकि पता नहीं आज उन्होंने जो चिप्स का पैकेट मैन्युफैक्चर करा है वो कब जाकर खत्म होगा या कब कंज्यूम होगा। तब तक तो हो सकता है चिप्स खराब हो जाए। तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड करके रखते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के एनवायरमेंट को खत्म कर देता है या कम कर देता है, और ऑक्सीजन अगर कम होगी तो दरअसल में हमारा जो फूड आइटम्स है वो और टाइम तक चलता रहेगा बिना ऑक्सीडाइज हुए। तो इस तरह से रैंसिडिटी को प्रिवेंट करा जाता है, जिसके ऊपर आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस स्टेप्स को याद रखना, ठीक है। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, एनसीईआरटी से उठाया है और इसके पूछाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम HCl से कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है। हमें इन चारों सवालों के आंसर देने हैं। हमें बताना है वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अब ऑक्सीडेशन के दो तरीके, मतलब ऑक्सीडाइज जो चीज होती है ये दो तरीके से हो सकती है, या तो ये ऐड करे ऑक्सीजन या ये रिमूव करे हाइड्रोजन। तो हम देखिए इनमें से कुछ ऐसा हुआ है क्या, ठीक है। और ऐसे ही रिडक्शन के बारे में अगर बात करें तो रिडक्शन में उल्टा होगा, ठीक है। यहां पर ऐड होगी हाइड्रोजन और रिमूव होगा ऑक्सीजन। तो देखो इनमें से कुछ मिल रहा है क्या कि इस रिएक्शन में किसी चीज में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो। तो नोटिस करो यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड से जब MnCl2 बना है तो यहां पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो मेरे बच्चे हम इसे क्या मान लेंगे
कि इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस है। तो यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऐसे हम ऑक्सीडेशन ढूंढ सकते हैं क्या? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो HCl में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है और यहां Cl2 बिना हाइड्रोजन के है, देखा? तो यहां पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो पक्की बात है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यार जिस चीज का रिडक्शन होता है वो चीज खुद रिड्यूस होती है, जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होती है। मिल गया ये सब? तो अब सारी चीजें मिल जाएंगी ना। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है? तो इसका आंसर है HCl। नेम द सब्सटेंस रिड्यूस। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है? MnO2। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस कौन हो रहा है? MnO2। तो जो चीज रिड्यूस होती है वो दरअसल में होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? HCl। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? HCl हो जाएगा। तो अब इस तरह से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में आराम से एक बार अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिया इन चार में से किसी एक चीज से, ठीक है, तो आप आराम से ढूंढ पाओगे कहां पर कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कहां पर कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। कई बच्चों को इसमें चैलेंज आता है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट्स में बताना कि अगर कुछ आपको डाउट्स है, कुछ और इंप्रूवमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, कुछ और चीजें आपको रिक्वायर्ड है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, कमेंट्स में बताना ताकि हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे और हम और बेटर चीजें आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए कर सके। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ कनेक्ट होकर उन्हें डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।